नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आज हम 5 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, चाहे वो आपके द हिंदू में हो, चाहे वो आपके इंडियन एक्सप्रेस में हो, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाली प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो टोटल आज हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला आर्टिकल है कावेरी नदी से संबंधित, तो जो कि आपको द हिंदू के पेज नंबर 12 पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा आर्टिकल है पिलाटस PC-7 MK2 एयरक्राफ्ट से संबंधित, जो कि आपको इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं गहन कृषि की। तो द हिंदू के पेज 11 पर आपको गहन कृषि से संबंधित जो आर्टिकल है वो देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम इन दो आर्टिकल्स को आपके प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से और गहन कृषि को आपका मेंस परीक्षा के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कावेरी रिवर की। ठीक है, तो देखिए कंटेक्स्ट क्या है आर्टिकल का। मैपिंग द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस इन द लोअर कावेरी डेल्टा। तो कंटेक्स्ट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे लिए जो कावेरी रिवर है और कावेरी जो डेल्टा है ना, डेल्टा क्या होता है या कावेरी नदी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रिवर्स के ऊपर अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, जैसे यूपीएससी ने सन 2017 में सन 2017 में तिस्ता नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी से भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, गंगा नदी से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, साउथ की बहुत सारी रिवर्स हैं जिनके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रिवर्स का जो क्वेश्चन है वो हमेशा यूपीएससी के हर साल कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इसलिए रिवर अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, कि हमें उनके बारे में जानना चाहिए कि कितने ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, कोई बांध तो नहीं है उसके ऊपर, है ना। इससे ज्यादा और क्या समझ सकते हैं कि क्या इसके ऊपर कोई सिटीज है कि नहीं है। अब आप थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप क्या पूछ रहे हैं कि भाई आपका कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया या नेशनल पार्क उसके पास है कि नहीं है, कोई मंदिर तो नहीं है उस रिवर के पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें पूछ रहा है। तो इस आर्टिकल को हम कावेरी नदी के दृष्टिकोण से या कावेरी नदी को हम पूर्ण तरीके से यहां पर समझेंगे, जो कि कावेरी नदी से बहुत सारी चीजें, मतलब आपकी सिटीज हो, चाहे चाहे उसकी ट्रिब्यूटरीज हो, चाहे उसके आसपास के प्रोटेक्टेड एरियाज हो, चाहे उस पर बांध हो, सारी की सारी चीजों को डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो अगर हम बात करें कावेरी नदी की, तो दक्षिण भारत की नदी है और वहां का लोकल नाम में इसको क्या कहा जाता है, पोन्नी इसका लोकल नाम है। तमिल भाषा में इसको पोन्नी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक राज्य में के कहां से, पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए झरनों के रूप में पूर्वी घाट से उतरकर पुडुचेरी माध्यम से बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, और गिरती कैसे है, डेल्टा बनाते हुए गिरती है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, दाहिने और मतलब राइट ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की, तो राइट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इसकी सहायक नदियां हैं आपकी लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, नोइल, भवानी, काबिनी और अमरावती। तो अमरावती, काबिनी, ये सब क्या है, फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसके अलावा इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, हेमावती है, सिमसा है, हरंगी है, ठीक है, और अर्कावती है। तो अर्कावती अगेन एक मेजर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है आपकी किसकी, सॉरी कावेरी नदी की, जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अगेन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कावेरी नदी के बारे में अगर देखें, तो देखिए कावेरी नदी जब गिरती है बेसिकली बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपकी हेमावती, सिमसा, है ना, अर्कावती, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए सिटीज की अगर हम बात करें, वैसे सिटीज के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मैसूर जो है आपका किस नदी के सहारे बसा हुआ है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आपका कावेरी नदी के सहारे बसा हुआ है। अब देखिए ये कर्नाटका से जा रही है, फिर उसके बाद जो आपकी रिवर है ये आ जाएगी तमिलनाडु में, एंड देन फाइनली पुडुचेरी होते हुए कहां पर गिर जाएगी, डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके ऊपर कुछ डैम्स की और उसके मैप की,
देखिए ये है कावेरी रिवर का बेसिन का मैप, है ना। बेसिन का मतलब बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज मिला के जो रिवर का पूरा जाल है वो इस डायग्राम के अंदर समझाया हुआ है। तो अगर हम बात करें देखिए डैम की, तो कृष्णा सागर डैम बहुत फेमस डैम है। वो मतलब या तो आपको मिलान में पूछ लेगा कि इधर साइड रिवर दे देगा और इधर साइड डैम दे देगा, तो ऐसे पूछ सकता। तो कृष्णा सागर जो है अगेन फेमस, सॉरी कृष्णा, हाँ कृष्णा सागर डैम ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्तूर जो डैम है, अगेन इंपोर्टेंट डैम है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, डैम्स हैं, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन कौन से वो डैम्स हैं? कृष्ण राजा सागर बांध, अगेन इंपोर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको। मेट्टूर, ठीक है, जिसकी लोकेशन मैंने आपको अभी जस्ट इस इमेज में दिखा दी थी कि देखिए ये है आपका मेट्टू डैम और ये है आपका कृष्णा सागर डैम, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन से डैम है? बानसूर सागर डैम है, कलनई है, अमरावती बांध है, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर देता हूं मैं, ठीक है। इसके अलावा हरंगी है, हेमावती है, अर्कावती बांध है एंड काबिनी बांध है, ठीक। तो ये बहुत सारे बांध है जो कि कावेरी नदी के ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आपको याद रखने, जस्ट एक आप नजर मार लीजिए कि ये जो है डैम इंपोर्टेंट जो डैम है, देखिए कृष्णा सागर, मेदूर और आपका अर्कावती, तो ये तो आपको याद ही रखना है। तो इसके अलावा थोड़ा सा आप एक बार नजर मान लीजिए कि सारे के सारे याद भी होना पॉसिबल तो है नहीं, जिनको पॉसिबल है वो बिल्कुल याद कर लें, कोई इशू नहीं है उसमें। तो एक बार आप नजर मान लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रखिए, तो बार बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है। अब बात करेंगे कि कावेरी नदी पर जो स्थित शहर हैं, सिटीज की हम बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आजकल सिटीज के ऊपर भी पूछा जा रहा है, ठीक। कौन कौन सी सिटीज इस रिवर के अलोंग साइड जो है बसी हुई है? तो भैया तलकावेरी, मैसूर फेमस अगेन, स्टार कर लेते हैं। श्रीरंगमपट्टनम अगेन फेमस है, ठीक है। करूर, मांड्या, बेंगलोर, तंजावुर, बेंगलोर और तंजावुर। तो चार सिटीज तो एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। देखिए जैसे मैसूर आपको याद होना चाहिए, श्रीरंगमपट्टनम याद होना चाहिए, बेंगलोर याद होना चाहिए और तंजावुर याद होना चाहिए कि ये जो चार सिटीज हैं ये किसके तट पर बसी हुई है? बेसिकली कावेरी नदी के तट पर बसी हुई है, कावेरी नदी इनके पास से होकर जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए और इनको आप रिमाइंड कर सकते हैं, मैसूर को, श्रीरंगमपट्टनम को, बेंगलुरु को और तंजावुर को, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कावेरी नदी पर से पर स्थित कुछ संरक्षित एरिया, मतलब प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करता है। प्रोटेक्टेड एरियाज की कर रहा है ना, कि ऐसे कौन कौन से या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, अभ्यारण्य होंगे, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो कि आपके कावेरी नदी के अलोंग सिचुएटेड हैं, स्थित हैं, ठीक है। तो नागरहोल अगेन इंपोर्टेंट है, ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपको मतलब चार के चार याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, पता होना चाहिए कि नागरहोल, बांदीपुर, सत्यमंगलम एंड वायनाड, ठीक है। तो आप इसकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं याद करने के लिए। तो नागरहोल, नागरहोल, बांदीपुर, सत्यमंगलम एंड वायनाड। और इसमें जो नेशनल, कुछ नेशनल पार्क और कुछ जो अभ्यारण्य है वो आपके नीलगिरी जो है, नीलगिरी के भी हिस्से, नीलगिरी नेशनल पार्क वगैरह के भी हिस्से हैं, नीलगिरी पहाड़ियों के हिस्से भी हैं, ठीक है, उसमें भी ये उसके अंतर्गत भी आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें कि कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, कुछ इंपोर्टेंट वाटरफॉल की बात करें तो दो इंपोर्टेंट वाटरफॉल हैं, ठीक है, कावेरी नदी पर। एक शिव समुद्रम है, एक होगेन नक्कल जलप्रपात है। तो शिव समुद्रम क्या है? अगेन एक महत्वपूर्ण आपका जलप्रपात है जो कि आपको पता होना चाहिए कि शिव समुद्रम जलप्रपात, जैसे महात्मा गांधी जो जलप्रपात है ये आपको पता होना चाहिए किस नदी पर है, ऐसे ही आपका शिव समुद्रम जलप्रपात भी आपको पता होना चाहिए किस नदी पर है। या होगेन नक्कल जलप्रपात दो ही हैं तो एटलीस्ट दो को तो आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी बेसिस पर मैं आपको कावेरी नदी के बेसिस पर एक क्वेश्चन दिए देता हूं। तो कावेरी नदी से निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा है। फिर हम देखेंगे हमेशा की तरह कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक, सत्य असत्य के बारे में नहीं पूछा हुआ। तो तट की सब सहायक नदियों के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब आपको कावेरी रिवर के बारे में बताया था तो वहां पर आपको लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और राइट ट्रिब्यूटरीज
दोनों की दोनों सहायक जो है दाईं और बाईं सहायक नदियों के बारे में बताया था। तो बताइए कि काबेनी, अमरावती, हरंगी, अर्कावती, तो इनमें से कौन सी बाएं तट की सहायक नदियां हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर सभी चारों? तो आपको ये बताना है अगेन कहां पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर इसका आंसर जो है ए, बी, या सी, या डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं। सेकंड आर्टिकल क्या है? देखिए, एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। टू पायलट वर किल्ड आफ्टर देयर इंडियन एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश। तो बेसिकली दो पायलट की डेथ हो गई है। इंडियन एयरक्राफ्ट है जो आपका ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ये जो है प्लास 7 MK2, ये क्या है आपका एक, क्या है आपका एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ठीक है। इसके क्रैश होने की वजह से दो पायलट्स की बेसिकली डेथ हो गई है। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, आर्टिकल में साफ साफ मेंशन है इस एयरक्राफ्ट के बारे में, जैसे कि ये एयरक्राफ्ट है ये स्विस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, मतलब उन्होंने इसको बनाया। तो बेसिकली हमने इसको क्या करा, इंपोर्ट करा है स्वीडन से, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम देखें इसकी जो रेंज है वो है 1200 किलोमीटर की, और इसका जो एल्टीट्यूड मतलब ये कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, तो इसकी ऊंचाई है 10,000 किलोमीटर, जो है बेसिकली ये ऊपर उड़ सकता है, ठीक है। बेसिकली 10,000 मीटर तक, नॉट किलोमीटर, ठीक है, 10,000 मीटर तक कर सकता है, उड़ सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो 412 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर बताई गई है, ठीक। तो और ओवरऑल बेसिकली हमने 75 एयरक्राफ्ट थे जो हमने मंगाए थे, तो उस में यहाँ पर PC-7 MK2 एयरक्राफ्ट के बारे में आपको भविष्य प्रीलिम्स में क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आईएएस जो मतलब बेसिकली आपकी जो युद्धपोत हैं या फिर सबमरीन्स हैं, उसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुकी है। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आईएनएस अस्त्रधारणी का, जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख था, निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम वर्णन है? उभय युद्धपोत का, नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बी का, टॉर्पीडो प्रमोचन, है ना, नाभिकीय शक्ति चालित विमान वाहक। तो इनमें से अगर आपने 2016 का ये क्वेश्चन ट्राई किया है तो आप इसका अगेन उत्तर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी जैसे 2016 में पूछा है, तो ऐसा हो सकता है एयरक्राफ्ट का नाम लेके आपसे पूछ ले कि किस टाइप का एक एयरक्राफ्ट है। तो भैया एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई लड़ाकू विमान नहीं है, नेवी हो, एयरफोर्स हो, है ना, तो वहां पर जो भी ट्रेनर्स होते हैं, है ना, वहां पर जो जवान होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए एयरक्राफ्ट है। और ये हमने बाहर से मंगाया, आयात किया, इंडिजिनियसली डेवलप इसको नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं, जिसका उत्तर अगेन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभ्यास प्रश्न, कभी कभी सुर्खियों में दिखने वाला पिलाटस PC-7 MK2 निम्नलिखित के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है असत्य और सत्य, ठीक है। तो भैया सबसे पहले असत्य के बारे में पूछा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो स्वदेशी ट्रेनिंग वायुयान है, भारत में 2 दशकों से भी ज्यादा समय के लिए उपयोग में है, ऑपरेशन सिस्टम अन्य लड़ाकू जहाजों की तुलना में जटिल होता है। नहीं, इसका ऑपरेशन सिस्टम देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, कुछ ऑप्शंस जो हैं ऐसा जरूरी नहीं है यूपीएससी में कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। भाई कुछ ऑप्शन नेगेटिव सेंस वाले भी होते हैं जो आपको समझ आ जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ भी, ठीक है। तो जब इतना नॉर्मल ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है और एक लड़ाकू विमान है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा मतलब कठिन होगा, या जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उसका जो सिस्टम है वो ज्यादा टफ होगा? तो सिंपल सी बात है, जो कि आपका लड़ाकू विमान है उसका जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो ज्यादा टफ होगा, या फिर उसके अंदर जो भी ऑपरेशन सिस्टम है वो टफ होगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तो ABCD जो भी आपको उचित उत्तर लगे, तो आप एक बार इसको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देना है आपको। तो चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं, अगले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। अगला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। तो इस आर्टिकल में हमारे जो एग्री फूड सिस्टम है, जो हमारी एग्रीकल्चर प्रणाली है जिससे हम बेसिकली फसल उगाते हैं, उनकी कमियों की बात की गई है। और कमी की बात की है यूएनएफओ की एक रिपोर्ट ने, है ना। तो खाद्य और कृषि राज्य पर रिपोर्ट 2023 यूएनएफओ ने निकाली है, उस रिपोर्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये आर्टिकल क्या कहता है, जैसे आर्टिकल में बात की गई है, जैसे एक यूएनएफओ की रिपोर्ट की,
फिर हम बात करेंगे इंटेंसिव फार्मिंग की जो भारत में हो रही है, इसके अलावा इसके क्या नुकसान है, कुछ डेटा भी दिया गया, उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए बारी बारी करके चीजों को देखते हैं। तो इस आर्टिकल में सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या गया है, यूएनएफओ ने जो रिपोर्ट निकाली है, ठीक है, द स्टेट ऑफ द फूड, है ना, रिपोर्ट जो है निकालता है 2023 की जो रिपोर्ट है यूएनएफएओ ने उसे निकाला है, ठीक। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो पहले यहां समझ लेते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो हिडन कॉस्ट है हमारी एग्रीकल्चर जो प्रणाली है, उन पद्धतियों का जो हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया की हो चाहे ग्लोबल लेवल पर हो, हमारी हिडन कॉस्ट, छिपी हुई लागत बढ़ चुकी है और ये पहुंच गई है $10 ट्रिलियन तक। अगर हम भारत के केस की बात करें तो ये लगभग 11% ऑफ जीडीपी हो चुका है, जो कि साफ साफ आर्टिकल में कहा गया है। तो भैया ये हिडन कॉस्ट होती क्या है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो अगर हम खाद्य और एवं कृषि राज्य रिपोर्ट 2023 की बात करें तो यहां पर छुपी लागत को डिफाइन किया गया है। उसमें बताया गया था कि छुपी लागत क्या होती है, पर्यावरणीय नुकसान, जो भी हमारी कृषि प्रणाली पद्धति से पर्यावरणीय नुकसान हो रहे हैं, जैसे हम बहुत ज्यादा मात्रा में धान उगाएं, ठीक है, वो क्या करता है, एडिशनल 8% मीथेन बढ़ा देता है हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है। या फिर हम बहुत ज्यादा मात्रा में रसायन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में उर्वरक का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मृदा है, उसका क्षरण हो रहा है, मृदा की जो उत्पादक क्षमता है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, भूमि बंजर होती चली जा रही है। जल संसाधन का हम अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, और स्पेशली भौम जल का, भूमि जल को हम इतना ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं, इतना ज्यादा बाहर, स्पेशली हरियाणा पंजाब में धान की खेती के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, ठीक है। साथ ही में आहार पैटर्न के बदलने से स्वास्थ्य की लागत इसमें शामिल है, कि भाई हमने जो हम फूड खा रहे हैं, या तो एक ही टाइप का हम फूड खाए जा रहे हैं, एक ही जैसे राइस खा रहे हैं मान लीजिए, तो हमारे अंदर उससे में क्या है कि डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर हम प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जैसे फ्रोजन पराठा वगैरह हो गया, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो स्वास्थ्य लागत है वो भी इसमें शामिल है। सेम अगर एक ही टाइप का अगर हम फूड खाएंगे तो अल्प पोषण हो जाएगा। और सामाजिक लागत है, मतलब एक ही टाइप की अगर आप फसल उगाएंगे इंटेंसिव फार्मिंग में, चाहे गेहूं हो चाहे आपके चावल हो, तो इससे क्या होगा कि मान लो अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम के खराब होने की वजह से अगर यहां पर आपकी फसल खराब हुई तो अगेन आपका जो कृषक है वो ऋण जाल में दोबारा से फंस जाएगा। तो ये चारों की चारों चीजें, चाहे पर्यावरणीय नुकसान हो, आहार का पैटर्न हो, अल्प पोषण हो, सामाजिक लागत हो, ये सारी की सारी चीजें शामिल है आपकी हिडन कॉस्ट में। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के बारे में, क्या बोला हुआ है कि भारत की जो छिपी लागत है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है भैया, आपका आहार पैटर्न के उत्पादक से होने वाली हानि से, ठीक है। उसके बाद सामाजिक लागत जो है, गरीबी के जो चपेट में जो किसान है वो, उनका जो छिपी लागत वो कितनी है, 14%। और नाइट्रोजन उत्सर्जन से पर्यावरणीय लागत जो है 13% है। नाइट्रोजन के अलावा इस पे यहाँ पर डिफरेंट गैसेस जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ये आपका फाइंडिंग है आपकी खाद्य और कृषि राज्य पर रिपोर्ट की, ठीक है। तो स्टेट ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर जो रिपोर्ट है आपकी 2023 की फाइंडिंग, जो कि एफएओ आपका निकालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अगर ये सारी की सारी चीजें जान ली तो हमें पता होना चाहिए कि भैया इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, क्योंकि आर्टिकल में स्पेशली इंटेंसिव फार्मिंग की बात की गई है, क्योंकि ये सारी की सारी समस्या किस वजह से हो रही है, इस गहन कृषि की वजह से हो रही है। तो देखिए इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ऐसी कृषि जिसमें जो लेबर इंटेंसिव हो, जिसमें आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता हो, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रसायन या उर्वरकों का इस्तेमाल होता हो या उपयोग होता हो, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल होता हो। इन सभी के इस्तेमाल से प्रति
इकाई क्षेत्र पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन या ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाना या फसलें उगाकर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना ही क्या है, आपकी गहन कृषि है। और गहन कृषि में भी दो फसलें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा उगाई जा रही हैं, एक तो गेहूं, एक चावल। ठीक है, अब मतलब गेहूं और चावल, मान लीजिए जैसे ज्यादातर खेती अगर कुछ ही फसलों की हो रही है, जैसे गेहूं की ज्यादा हो रही है, चावल की ज्यादा हो रही है, तो उसे कहते हैं हम मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग जो है उसके सबसे पहले तो हमें अगर हम प्रभाव देखें कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे इंटेंसिव फार्मिंग के, मोनोक्रॉपिंग में भी मतलब कुछ ही फसलें अगर हम उगा रहे हैं तो उसके हम पर क्या प्रभाव होंगे, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मोनोक्रॉपिंग जो हो रही है या इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है उसके पीछे कुछ कारण तो होंगे ही, कि ये कारण है इस वजह से ये फसलें ज्यादा उगाई जा रही हैं कृषकों के द्वारा, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आर्टिकल में साफ साफ मेंशन भी है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले जो मेन इशू है वो ये है कि भैया इसलिए आपको मोनोक्रॉपिंग देखने को मिल रही है स्पेशली गेहूं और चावल की, क्योंकि अगर आप देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य चावल और आपका गेहूं, राइस और व्हीट पर सबसे ज्यादा है। दूसरा कारण यह है कि जो प्रिक्योरमेंट है वो भी गवर्नमेंट व्हीट और राइस की ज्यादा करती है। जैसे यहां पर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रिक्योरमेंट अगर आप देखेंगे किसकी, गेहूं की देखेंगे तो आप देखेंगे 341 लाख मिलियन टन है, जबकि चावल की देखेंगे तो 514 मिलियन टन है। जबकि गवर्नमेंट ने जो मिलेट्स हैं जैसे आपका रागी है, मेज है, बाजरा है, ज्वार है, इनका प्रिक्योरमेंट जो किया है देखिए उसको अलाउ किया है 3.49 लाख मिलियन टन। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, इस वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आपको बढ़ावा देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा एमएसपी अगर ज्यादा हो गया, प्रिक्योरमेंट अगर ज्यादा हो गया, और क्या वजह है जिसकी वजह से आपके मोनोक्रॉपिंग हो रही है, तो देखिए हाई यील्ड वैरायटी जो कि आपको कहां पर देखने को मिले थे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के समय आपको देखने को मिले थे। तो उस वक्त क्या है कि आपको हरित क्रांति में कुछ एरियाज में पहली बात तो सक्सेसफुल हुई, तो वहां पर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को बेसिकली बोया गया धरती में, और उससे क्या हुआ, उससे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन मिला। ठीक है, अब किसान क्या है कि इससे ज्यादा अगर उत्पादन मिलेगा तो इनका क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है, जो कि व्हीट और राइस के केस में ज्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से इंटेंसिव फार्मिंग कुछ ही फसलों तक सीमित है, चाहे वो आपका चाहे आपका गेहूं हो और चाहे आपका आपका चावल हो। ठीक है, इसके अलावा और एक पॉइंट और हो सकता है कि भाई जो पीडीएस प्रणाली है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है हमारी, उसमें ज्यादातर अगर आप देखोगे तो व्हीट और राइस ही देने को मिलता है। मतलब 80 करोड़ लोग जो हैं जिनको पीडीएस बांटा जाता है, तो लगभग आपको ज्यादातर देखने को चीजें मिलती हैं जो बांटी जाती हैं वो है व्हीट एंड राइस। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण है, एक हमारा उपभोग पद्धति भी एक कारण है। हमारी जो उपभोग पद्धति है वो भी एक कारण हो सकती है मोनोक्रॉपिंग का। उपभोग पद्धति में क्या है कि भैया जैसे व्हीट हो गया या राइस हो गया, ये क्या है, इजी टू कुक है। ठीक है, तो इसलिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और व्हीट और राइस की हर किसान तक पहुंच नहीं है। मतलब कुछ किसान ऐसे हैं भारत में जहां जैसे जो नॉर्मल किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी भी, गेहूं और चावल की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो वो मिलेट्स खाते हैं उस वक्त। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी भी क्या है, एक समस्या का कारण है। ठीक, तो भैया पीडीएस में और उपभोग पद्धति में, इसके अलावा आपका एमएसपी में, प्रिक्योरमेंट, ये 3 से 4 कारण हैं जिसकी वजह से आपका प्रिक्योरमेंट व्हीट राइस का भी ज्यादा हो रहा है, आपका उपभोग पद्धति में ये भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पीडीएस में यही बांटा जा रहा है, तो और एमएसपी इसका ज्यादा, तो किसान इसको ही ज्यादा उगाएगा, क्योंकि किसान को भी तो अपना घर चलाना है। किसान भी अगर कृषि पर वो निर्भर है तो उसको भैया ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है वहां से, तो ये चीज भी हमें जाननी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपैक्ट की, कि भाई इस इंटेंसिव फार्मिंग से क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है, तो चलिए इंपैक्ट को देखते हैं। देखिए मैंने बताया आपको कि इंटेंसिव फार्मिंग में सबसे ज्यादा आपका रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है। तो अगर हम ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां की जो लोकल जैव विविधता है, स्थानिक जैव विविधता है,
उसको तो वो खत्म कर ही देगा। और ज्यादा पेस्टिसाइड अगर हम यूज करेंगे तो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं जब हम उसको कंज्यूम करेंगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे कि आजकल जिनके पास पैसा ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑर्गेनिक फूड की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद अत्यधिक जल के दोहन के कारण क्या हो रहा है, जैसे पंजाब और हरियाणा में जो भूमि है वो उपयुक्त नहीं है बेसिकली आपके चावल उगाने के लिए, फिर भी वहां पर धान की खेती या चावल की खेती की जाती है, तो इससे अत्यधिक जल दोहन हो रहा है। इसका भी नुकसान अगर मैं बताऊं आपको तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है भूमि जल निकालने की वजह से नीचे से। तो जल में क्या है, हैवी एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। हैवी एलिमेंट्स अगर आ जा रहे हैं तो उससे कैंसर ज्यादा हो देखने को आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम एक ही फसल बार बार उगाते रहेंगे, गेहूं चावल लगातार उगाते रहेंगे, तो हमारी जो भूमि की उत्पादकता है वो कम हो जाएगी और भूमि क्षरण भी, सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और सॉइल इरोजन भी वहां पर शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमने भूमि क्षरण तटस्थता कार्यक्रम, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्रोग्राम चलाया है यूएनसीसीडी के तहत। हमने बोला है कि भैया हम 2023 तक 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको रिवाइव करेंगे। और अभी तक अगर देखेंगे भूमि क्षरण कितना हुआ है, तो भारत में 94.53 मिलियन हेक्टेयर एरिया अभी भी क्या है, लैंड डिग्रेड आपका हो गया है। 2003-5 में 28%, फिर उसके बाद 96.4, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हमने क्या लगाया है, यूएनसीसीडी में हमने अपना एक टारगेट रखा है 2030 तक, जो कि है भूमि भूमि क्षरण तटस्थता 2030। ठीक है, जहां पर हमें दोबारा से भूमि क्षरण को रोकना है और दोबारा से भूमि को रिवाइव करना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना है। इसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की, तो देखिए क्या होता है कि पर्यावरण, भूमि बंजर हो जाएगी तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, या फिर पर्यावरण के नुकसान की वजह से भूमि क्या हो रही है, बंजर हो रही है। हम अगर एक फसलें उगा रहे हैं, जैसे धान की फसलें उगा रहे हैं, तो क्या करती है, पर्यावरण में मीथेन की जो गैस, मीथेन गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में उसका एक रोल है, तो भाई वो क्या करती है, उसको बढ़ा देती है, लगभग लगभग 8% बढ़ा देती है। ठीक, अब इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो स्वदेशी ज्ञान है वो भी क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। देखिए जब हमारे पास अगर कोई रिच किसान है, उसके पास सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, मशीन अवेलेबल है, फर्टिलाइजर अवेलेबल है, उसके पास कैपिटल है, तो भाई जो उसके पास ऑलरेडी ज्ञान था, जो वो पुराने टाइम में जिस पद्धति से फसलों को उगाते थे, अब वो पद्धति धीरे धीरे हटती चली जा रही है। इसके अलावा पोषण में कमी होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर वाला जो है फूड इनटेक करेंगे, या एक ही टाइप का, मतलब फूड में भी अगर हम डाइवर्सिटी नहीं रखेंगे, एक ही टाइप का पूरा साल भर हम एक ही टाइप का फूड कंज्यूम करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारी पोषण है उसमें कहीं ना कहीं हमें कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर जैसे हम बात करें ना लोकल लोकल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो कर्नाटका का लोकल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अकादी सालू कहा जाता है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, तो क्या पता कभी प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फसल विविधीकरण, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब गहन कृषि हो रही है और गहन कृषि में भी गेहूं और चावल उगाया जा रहा है। तो इसका क्या है कि अब इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, या फिर इसका समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान के तौर पर हम देखते हैं फसल विविधीकरण को। ठीक है, तो फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमें एक ही लैंड पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगानी चाहिए। मतलब एक साइड आपने पल्सेस उगा दी और एक साइड आपने गेहूं लगा दिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो लैंड की जो आपकी ओवरऑल फर्टिलिटी है वो भी बनी रहेगी, और अगर हम ज्यादा चीजें एक ही जगह उगाएंगे तो ये क्या होगा, जो हमारी फूड की जो डाइवर्सिटी है, जो हमारी थाली में भोजन आता है, वो एक प्रकार का ना होकर विभिन्न प्रकार का होगा। इससे हमारी न्यूट्रिशनल जो मल न्यूट्रिशन कह दें, या फिर जो हमारी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी है, या मल न्यूट्रिशन होने की संभावनाएं हमें कम हो जाएंगी। अब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, जैसे स्थानिक जो है एक आपका, है ना, एक कालिक। तो पहले हम टेम्पोरल या कालिक की बात कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, कालिक में क्या होता है कि ऐसा ना करें हम फसल का चक्रीकरण करते रहें, ऐसा ना करें बार बार हम वीट और राइस ही उगाएं। एक बार वीट उगा लें, एक बार पल्सीज उगा लें, एक बार राइस उगा लें, फिर एक बार भाई आपका कुछ सब्जी वगैरह उगा लें, है ना, जायद फसलें लगा दें हम अपने खेतों में। तो हम क्या करें, फसल का रोटेशन करते रहें। ऐसा ना हो कि हम एक ही टाइप की फसल उगा रहे हैं एक ही भूमि पर, जैसे गेहूं ही गेहूं उगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रोटेशन करते रहना चाहिए। अगर हम बात करें
स्पेशल उसकी स्पेशल क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, तो यहाँ पर दो प्रकार की होती है ये। एक तो होती है आपकी मिश्रित फसल, एक होती है अंतर फसल। मिश्रित मतलब मिक्सचर, और अंतर मतलब इंटरक्रॉपिंग। तो मिश्रित में तो यही है कि भाई एक पीस ऑफ लैंड पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप आपने उगा दी, और इंटरक्रॉपिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है कि उसमें पूरे तरीके से उगाई, उसमें भी बहुत सारी फसलें जाती हैं, लेकिन ऐसा है जैसे कॉफी है, कॉफी क्या है, शेड लविंग आपका पौधा है, ठीक है। तो शेड लविंग है तो क्या हुआ, यहां पर कॉफी उगा दीजिए, यहां पर कॉफी उगा दीजिए, और यहां पर रबर के प्लांट लगा दीजिए, ठीक है। या फिर यहां पर अंगूर के जो है पेड़ लगा दीजिए, बीच में आपने गेहूं लगा दिया, या फिर आपने गेहूं लगा दिया, गेहूं के अलावा सरसों लगा दी, ठीक है। उसके अलावा कभी आपने सब्जी लगा दी, ठीक है। और साथ में आपने क्या करा कि जानवरों को भी पाला, गाय भैंसों को भी पाला, लाइव स्टॉक, है ना। तब इससे क्या होगा कि आपकी आय भी बढ़ जाएगी, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ जाएगा, और क्या होगा, और फर्टिलिटी जो सॉइल की बनी रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसकी वजह से होने वाले लाभों की बात करते हैं। तो पहला जो लाभ हमें देखने को मिलता है वो किसान की आय में वृद्धि हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर इससे किसान की आय में कैसे वृद्धि हो सकती है। देखिए एक ही पीस ऑफ लैंड पर अगर आप डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप उगाएंगे तो क्या पता ये वाली जो फसल है वो 3 मंथ में रेडी हो जाती हो, है ना। जैसे फसल में आपने बोल दिया कि भाई चलो हम यहाँ सब्जी उगाएंगे, तो किसान को लगातार पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। जब पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है तो यहाँ से वो पूरा हो जाएगा, फिर जब ये हटेगा यहाँ से तो यहाँ दूसरी फसल लगा दो, दूसरी कुछ चीज लगा दो, इतने ये रेडी हो जाएगी, ये रेडी हो जाएगी तो फिर उसके पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। वरना अगर आपने एक ही जैसी फसल उगा दी और मान लीजिए उससे पाला मार गया या ओलावृष्टि हो गई, ज्यादा वर्षा हो गई, मामला खत्म, तो किसान जो है क्या होगा, ज्यादा नुकसान उसका हो जाएगा। जोखिम को कम करेगा, अगेन यही पैटर्न पर कि भाई आपको आय तो आ ही रही है, ऐसा नहीं है कि आपने एक ही टाइप की फसल चारों ओर उगा दी और एक कोई भी चक्रवात आया या फिर कोई बारिश आ गई, ओलावृष्टि आई, वो सारी सारी खत्म हो गई, तो आप एक फसल पर डिपेंडेंट अब नहीं है, निर्भर नहीं है। एक अगर खराब हो गई तो आपके पास 3 और फसलों का चंक अभी भी बचा हुआ है। इसके बाद रोजगार का सृजन होगा। जब आप मल्टी क्रॉपिंग करेंगे या फिर मिक्स फार्मिंग करेंगे, इंटर क्रॉपिंग करेंगे, तो एक क्या होता है कि जब आप देखिए जब ज्वार या बाजरा कट जाता है तो 2 से 3 महीने का आपके पास गैप होता है। उस गैप में क्या होता है कि अर्बन माइग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्रवास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शहरों की ओर। क्यों? क्योंकि उस 3 से 4 महीने या 2 से 3 महीने के बीच आपको क्या चाहिए, आपको आय तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो वो क्या चला जाते हैं, लोग शहर चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि आपकी आय भी बढ़ेगी, और जो माइग्रेशन है वो वाले एरिया, वो वाले पीरियड में वो भी क्या हो जाता है, बेसिकली कम हो जाता है। जैसे जायद की फसलें हैं वो अगर हम लगा दें तो ये माइग्रेशन भी कम हो जाएगा और आय के स्रोत ज्यादा है। भाई फसल जो सब्जी है उसकी तो डिमांड हमेशा ही बनी रहेगी। अगर हम बात करें संसाधनों का संरक्षण होगा, संसाधनों में देखिए अगर हम बात करें भूमि की, तो उसका जो क्षरण है वो कम हो जाएगा, उत्पादकता अच्छी रहेगी, फर्टिलिटी बनी रहेगी। जल संसाधन का इस्तेमाल जो होगा, बेसिकली जल का उपयोग कम हो जाएगा ना, गेहूं और चावल जब कम उगेंगे तो जल का भी क्या है, बेसिकली उपयोग कम हो जाएगा, दोहन नहीं होगा। पोषण को सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि क्योंकि हमारी थाली में डाइवर्स जो फूड है वो हमें देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए हरियाणा वाले क्षेत्र में जाएं, राजस्थान वाले क्षेत्र में जाएं, तो देखिए वो लोग क्या करते हैं कि एक टाइम जैसे गेहूं की रोटी खा ली, शाम को अभी बाजरे की रोटी खा लेंगे सर्दियों में। एक टाइम आपका जैसे गेहूं की रोटी खा ली तो शाम को मक्के की रोटी खा ली, ठीक है। और क्या हुआ, उसके अलावा कुछ एक होता है, एक लड्डू बनाया जाता है बाजरे की रोटी का, वो बना के रख दिया। तो बहुत सारे जो फूड हैं वो खाने के लिए आपके पास क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो मतलब हमारे जो खाने में, जैसे आजकल क्या है कि जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो गया है, एक तो वो मल्टीग्रेन खा रहे हैं, है ना। हरियाणा में लोकल में बोला जाता है उसे गूंचनी। तो उसमें क्या है कि बेसिकली 4 या 5 टाइप के अनाज मिलाए जाते हैं, उनको पिसवाया जाता है, फिर उससे रोटी बनाई जाती है, वो रोटी खाते हैं, है ना। तो एक तो ये टाइप हो रहा है। दूसरा होता है कि आजकल आप मार्केट में जाओगे तो आपको मल्टीग्रेन नाम का ब्रेड भी मिल जाएगा देखने को, और उसमें होता कुछ नहीं है, 3 4 बस वो दाने होते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट फसलें होती हैं उसके वो दाने वहां पर लगा दिए जाते हैं और बोल दिए जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, आपका मल्टीग्रेन ब्रेड हो गया, और नॉर्मल ब्रेड से आपको सस्ता भी मिलता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि अगर हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें तो जो हमारी माल न्यूट्रिशन की समस्या उसको भी हम टैकल कर सकते हैं, और हमारे अंदर जो पोषण की रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है हमारे शरीर को,
वो भी हमें मिलेगा, तो हमारा जो विकास है वो बेसिकली अच्छा, शारीरिक विकास जो है अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो? तो सिंपल सी बात है कि भैया जो एमएसपी आपने व्हीट और राइस पर जो हाई कर रखी है, आप कोशिश करें आप कोशिश करें कि एमएसपी पर, पल्सेस पर, बाजरे पर, रागी पर भी क्या करें, आप ज़्यादा करें। इसका एक सॉल्यूशन ये देखा गया था पीएम आशा स्कीम है, एक पीएम आशा स्कीम है। उस स्कीम के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक पीडीपीएस है, ठीक है? लागत मूल्य भुगतान, मतलब प्रिक्योरमेंट जो है आपका प्रिक्योरमेंट डेवलपमेंट प्राइस, प्रिक्योरमेंट डेफिशिएंसी प्राइस जो है आपको दिया जाता है। मतलब जो भी अब इसको एग्जांपल के माध्यम से आप समझिए, है ना? इसमें क्या है कि मान लो आप मंडी में गए और मंडी वाले जो एपीएमसी मंडी है वहां पर आपको 100 रुपए मिला फसल का दाम, जबकि 150 एमएसपी तय हुआ था। तो 50 का जो डिफरेंस है ना, तो वो आपको कौन देगी? भारत सरकार देगी, है ना? मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था ट्रायल बेसिस पर, पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पर। अभी पीएम आशा स्कीम का एक ये क्या है, भाग है, ठीक है? ठीक है। तो प्राइस डेफिशिएंसी प्रिक्योरमेंट स्कीम। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि हम जो हमारी पहुंच है किसानों की, वो सभी बाजारों तक बनाएं, ठीक है? सभी बाजारों तक बनाएं। मात्र ऐसा ना हो कि जो नियर बाई एपीएमसीज हैं वहां पर ही आप अपनी जो फसलों को बेच सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल समस्या का कारण है, क्योंकि अगर मंडी में ही डिमांड नहीं होगी तो किसान, सिंपल सी बात है, उन्हीं फसलों को उगाएगा जो कि तुरंत आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए। गेहूं लेके जाए तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लेके गया भैया एपीएमसी मंडी में बाजरे रागी को और तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो समस्या की वजह है। तो यहां पर काम आता है आपका ई नेम, ई नाम पोर्टल, ठीक है? लेकिन इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसको बहुत ज्यादा सिंपल और मार्केट तक, पूरे भारत की मार्केट तक किसान जो है, मार्केट तक किसान की पहुंच को ज्यादा बनाया जा सकता है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? और क्या हो सकता है भाई? जागरूकता, ये सब जो है जागरूकता फैलाई जा सकती है किसानों को। और क्या हो सकता है कि भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए कुछ और प्रोत्साहन किसानों को दिए जा सकते हैं, ठीक है? और साथ में जो हम बहुत ज्यादा पैकेजिंग फूड खा रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ईट राइट मूवमेंट जैसे कुछ अभियान है वो भी चलाए हुए हैं, ठीक है? और आजकल तो लोग क्या है, जैसे धीरे 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 शिक्षा हर जगह पहुंच रही है, तो लोग भी अपने शारीरिक जो पोषण है उसके प्रति भी जागरूक हो रहे हैं कि भाई ये हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है, हमें नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, है ना? और जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों के आर्थिक रूप से लोग समृद्ध हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब ऑर्गेनिक फूड की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे सिक्किम में आपने देखा होगा, पूरा स्टेट ऑर्गेनिक है, ठीक है? ऑर्गेनिक फसलें उगाता है। तो धीरे धीरे ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है? तो ये हम कुछ कदम उठाकर क्या कर सकते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग को हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उसकी वजह से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।